साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके हमने बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है ऑलरेडी। और आज हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ में अन्य जो नई खोजें हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्या क्या चैटबॉट का निर्माण हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 41 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 41 कह रहा है आस्क दिशा चैटबॉट किसके द्वारा बनाया गया है। बहुत चर्चा में रहा है यह चैटबॉट। ऑप्शन ए है आईआरसीटीसी, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है एसबीआई। तो किसके द्वारा आस्क दिशा चैटबॉट का निर्माण किया गया है, आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि आईआरसीटीसी ने यहाँ पर आस्क दिशा चैटबॉट का निर्माण किया है। क्या है ये आस्क दिशा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम आपको चैटबॉट का फुल फॉर्म बताते हैं। तो चैट का अर्थ होता है बात करना और बोट का अर्थ होता है रोबोट। तो एक बात करने वाले रोबोट को हम चैटबॉट कहते हैं। देखिए, आस्क दिशा एक चैटबॉट है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर सकता है। इसे अक्टूबर 2018 में आईआरसीटीसी के द्वारा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? अक्टूबर 2018 में। किसने बनाया था? तो आईआरसीटीसी ने बनाया था। जब यह शुरुआत में आया था तो ये केवल अंग्रेजी में बात करता था, लेकिन अब इसमें अपडेट करके ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करने योग्य इसको बना दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल किसने तैयार किया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर आधारित जो है कृषि के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो ये मॉडल किसने तैयार किया है? ऑप्शन ए है भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन बी है भारतीय कृषि विभाग, ऑप्शन सी है इसरो या फिर ऑप्शन डी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि इसरो ने यहाँ पर कार्य किया है कृषि क्षेत्र में और एक एआई पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को तैयार किया है। देखिए, इसरो ने स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो आर्टिफिशियल पर आधारित है, जिससे किसानों को सही मिट्टी, खाद एवं बारिश का पूर्वानुमान बताया जाएगा कि कब बारिश होने वाली है, कब आपको सही मिट्टी कहाँ पर मिल रही है और कब आपको जो है सही खाद किस समय आपको डालना है। ये सारी चीज़ें उस जो है प्रोजेक्ट के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है एनएआईपी का क्रियान्वयन कौन संचालित कर रहा है। ठीक है, तो एनएआईपी एक इनिशिएट यहाँ पर लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका आपको हम फुल फॉर्म भी बताएंगे और कौन संचालित कर रहा है वो भी आपके लिए जानना आवश्यक है। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है नीति आयोग या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूचना एवं संचार मंत्रालय। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि नीति आयोग यहाँ पर एनएआईपी का क्रियान्वयन कर रहा है। तो देखिए, एनएआईपी का पूर्ण रूप नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2018-19 है। याद रखिएगा, एनएआईपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम एनएआईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। 2018-19 के बजट में प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग एनएआईपी का क्रियान्वयन करेगा। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। सर अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2020 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है। और ये सम्मेलन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो पहली बात तो एक करंट का टॉपिक बन जाएगा, दूसरी बात ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या फिर ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। देखिए, किस नाम से किया गया, कब किया गया, पूरी जानकारी आपको देते हैं। 11 से 12 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2020, जिसे रेज 2020 कहा गया, उसको इन्होंने लीड किया था। अब रेस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो रेस की फुल फॉर्म हो जाएगी रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। जहाँ पर भी आपको एआई दिख जाए, इसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो रेस का फुल फॉर्म क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपको लिख करके इसीलिए दे रहे हैं, अगर हम चाहते तो टिक मार के और पूरी जानकारी दे के आपको आगे निकल जाते, लेकिन इसलिए लिख करके दे रहे हैं कि जब आप पीडीएफ पढ़ो तो इसकी बड़ी आसानी से आप इसको रिवाइज कर सको। पीडीएफ सर कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको देखने को मिल जाएगा हमारा लोगो, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो की, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने भारत में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली,
ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी आईआईटी ने एआई पर आधारित एक स्कूल खोलने की यहाँ पर चर्चा की है, आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर आर्टिफिशियल आधारित एक स्कूल खोलने का विचार दिया है भारत सरकार को। आइए देखते हैं। तो देखिए, आईआईटी दिल्ली में आर्टिफिशियल के विकास हेतु 2020 में स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय किया गया। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर शुरू किया जाएगा, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी सरकार जो है आर्टिफिशियल के क्षेत्र में जो भी निवेश कर रहा है उसको बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। तो अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी हार्मोनियर इंडिया में निवेश किया गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी है कपिल देव, या फिर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। आइए देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि कपिल देव ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हार्मोनियर इंडिया इसमें निवेश किया है। और आपको पता है कि भारत सरकार जो है अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रहा है तो उसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि उससे भारत का ही जो है ग्रोथ होगी इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, और आपसे पूछा जा सकता है हार्मोनियर किस क्षेत्र की संस्था है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संस्था है हार्मोनियर। देखिए, प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। किस आईआईटी ने अभी हाल ही में आगामी शैक्षणिक वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम चालू किया है? यानी कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आईआईटी बेंगलुरु, ऑप्शन बी है आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी खड़गपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो देखिए, अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने अपने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम चालू किया है। ठीक है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप बीटेक भी कर सकते हैं पूरा कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आया है तो लोगों में मतभेद भी होंगे। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग कोई कार्य करते हैं तो मतभेद भी होते हैं। तो भारत में एआई मिशन पर नीति आयोग एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के बीच मतभेद को हल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? पहली बात तो ये करंट का प्रश्न है, दूसरी बात ये एआई का प्रश्न है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है गोविंद चिंतालू, ऑप्शन सी है विजय राघवन, या फिर ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो किसको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है एआई मिशन पर नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुए उनको सुलझाने के लिए? आइए देखते हैं। सही आंसर है यानी विजय राघवन को यहां पर बनाया गया है अध्यक्ष। तो देखिए, विजय राघवन कौन है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। भारत सरकार ने एआई मिशन पर नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच मतभेद को हल करने के लिए विजय राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। तो विजय राघवन भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विजय राघवन कौन है, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इनको रिवाइज करना है और ये पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से टेलीग्राम से, और आपको बार बार रिवाइज करना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूनिट 9 के ये प्रश्न है। यूनिट 8 भी हम अपलोड करते हैं सुबह, बिल्कुल समसामयिकी अभी हमने अपलोड कर दी है। जो भी घटनाएं समसामयिक घटनाएं हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसके बाद शाम को 4 बजे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वीडियो जो आपकी यूनिट 7 है उसकी वीडियो भी लेकर के आते हैं, और हर प्रश्न की आपको हम डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है ऑटोमेटेड डाटा लैब्स, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक डाटा लैब, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल डाटा लैब, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि आर्टिवेटेड डाटा लैब्स कहा जाएगा। तो ये क्या है आर्टिवेटेड डाटा लैब्स, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, निगलने, यहाँ पर निकलने नहीं है, निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिनका प्रयोग एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे रोबोट बनाने हेतु होगा, इन्हें शरीर के अंदर से डाटा प्राप्त करने हेतु निगला जा सकता है। यानी एक जो है कैप्सूल बनाया जाएगा जिसमें बहुत छोटे 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 रोबोट होंगे, उनको आप निगल लेंगे, और मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। अब यानी ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है, ठीक है, बस वो एक कैप्सूल आपको खिला देंगे, उसके माध्यम से आपके शरीर में क्या परेशानी है, किस किस क्षेत्र में परेशानी है, पूरी बॉडी की आपकी चेकअप हो जाएगी उसी एक कैप्सूल के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50। एक्टिव एआई स्टार्टअप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक स्टार्टअप चालू किया गया भारत में, एक्टिव एआई, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है यह पूछा जा रहा है आपसे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुसंधान क्षेत्र से, ऑप्शन बी है रक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन सी है बैंकिंग क्षेत्र से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेवा क्षेत्र से। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये एक्टिव एआई स्टार्टअप? देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है एक्टिव एआई स्टार्टअप। अब ये क्या है और किससे प्रेरणा लेकर के बनाया गया है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यह सिंगापुर की कंपनी फिनटेक पर आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है
जो बेंगलुरु में चालू किया गया है। ये क्या करेगा, तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के कार्य करेगा। ठीक है, तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो भी कार्य होंगे उनको ये एक्टिव एआई जो है वो करेगा। एक महत्वपूर्ण स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि एमपीपीएससी की सारी यूनिट जो है, जो महत्वपूर्ण यूनिट है, जैसे यूनिट 7 है, यूनिट 10 है, यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, इन सब की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं समय समय पर। सुबह 7:45 पर आपके लिए यूनिट 8 की वीडियो आ जाती है, समसामयिक घटनाएं। उसके बाद 12 बजे आपके लिए वीडियो आ जाती है यूनिट 9 की, जिसमें कल हमने इंटरनेट को अपलोड किया था। और उसके बाद शाम को 4 बजे आपके लिए यूनिट 7 की वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।